गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जीआरएफ। मैं पूजा चौधरी। आज इस वीडियो में यूपी पीजीटी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज वीडियो में हम यूपी पीजीटी के जो क्वेश्चंस है, लास्ट वीडियो में हमने कुछ 28 कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना पड़ा। तो आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करें। तो बाकी के इसके जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन है इसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट का फॉर्म नहीं डाला है, वो बच्चे अपना यूजीसी नेट का फॉर्म डाल दें। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के फॉर्म ओपन हैं, जिसको आप लोग फिल कर सकते हैं। जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ सेम वाले, तो वो लोग यूजीसी नेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो 20 या 21 शायद इसकी लास्ट डेट है, वो आप लोग चेक कर लेना। मैंने उसका फ़ोटो चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं यूपी पीजीटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इसमें। लास्ट वीडियो में मैंने 27वां क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, ठीक है, जिसमें पेरिशेबल गुड्स वाला वो कुछ ऑप्शन था, वहाँ पर मैंने उसको पूरा कंप्लीट करवा करके छोड़ा था। देन इसके बाद इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो शुरू करते हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था एमपीसी क्या होता है, एपीसी, एमपीएस और एपीएस, ये सारे कॉन्सेप्ट टर्म्स मैंने बहुत अच्छे से क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, इसी में से इसका पूछा है एमपीसी क्या होता है। तो एमपीसी का मतलब है कि जब हमारी इनकम में 1 यूनिट की इंक्रीज होती है, ठीक है, हमारी इनकम जब 1 यूनिट से बढ़ती है या घटती है, ठीक है, दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। या हम कहें कि 1 यूनिट इनकम में चेंज होने से हमारे कंजप्शन में जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं एमपीसी। ठीक है, यानी इनकम में 1 यूनिट चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज होता है वो है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अब इसके जो ऑप्शन है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, ये ठीक है, हमारा जो एडिशनल इनकम यानी बढ़ी हुई इनकम का वो पोर्शन जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। तो बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद फाइनल जो डिसीजन है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा उसको डिसाइड करेंगे। ऑप्शन बी, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम सेव्ड, नहीं, यहाँ पर हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेविंग की हम बात नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग, नहीं, सेविंग और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस नहीं होता है ये। द टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, यानी कि कंजप्शन में जब हम इनकम से डिवाइड करते हैं तो ये निकल कर आता है एपीसी, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो क्योंकि ये एपीसी नहीं एपीसी है, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। तो जहाँ तक अभी तक इसका जो ऑप्टिमम ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मीडियन आर 12 and 8 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड इज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू है 12, मीडियन की वैल्यू दी हुई है मीडियन की वैल्यू है 8, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ मोड इज, हमें मोड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक अलग से पेज ले लेती हूँ, यहाँ मैं उसको फिर से लिख लेती हूँ। मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 12, मीन दिया हुआ है 12 और मीडियन दिया हुआ है 8, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोड, मोड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब मैंने आपको क्लास में स्टैटिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इन तीनों वेरिएबल यानी तीनों जो एवरेज मीन है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताया था, और वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्लास में भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ क्लियर करके।
तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है मीन और मीडियन की, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मोड 3 इंटू, यहाँ पर मीडियन की वैल्यू है 8 माइनस 2, मीन की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 12 टू जा 24। और मोड को हम जब सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं उसको जेड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 24 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं वहाँ 0 है या नहीं। अगर 0 होता है तो उसका जो आंसर होगा वो 0 वाला होगा। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही इसका 0 है, ठीक है, बाकी 30, 15, 12 ये नहीं होगा। तो क्योंकि 0 आंसर निकल कर आ रहा था तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, in a moderately skewed frequency distribution the best measures of central tendency is generally considered to be the। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इन अ मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो स्क्यूनेस होता है ये मैंने क्लास में इसके बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई डेटा सीरीज जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब उसकी वैल्यू के बीच का जब हम डिफरेंस देखेंगे बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई वैल्यू बहुत छोटी है, 0, 1, 5, 10, और कुछ ऐसी वैल्यू हैं, कुछ नंबर्स हैं उसमें जो बहुत बड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इन नंबर सीरीज में कितना डिफरेंस है, बहुत मिनिमम जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख तक है। तो ऐसा डेटा सीरीज जहाँ जो नंबर हैं, डेटा है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्क्यूनेस मतलब उनके अंदर विषमता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे डेटा सीरीज के लिए कौन सा बेस्ट मेजरमेंट है, सेंटर टेंडेंसी, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, सेंटर टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, मोड है, उनमें से कौन सा मेथड है जो इस तरह की डेटा सीरीज को जो है मेजरमेंट कर सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेजरमेंट होता है वो होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन का यूज़ जब डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े या छोटे होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस डेटा सीरीज में हम मीडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा मीडियन जो होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वालिटेटिव डेटा, वहाँ पर भी हम मीडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन कौन से सेंटर टेंडेंसी है। मीन नहीं होगा, मोड भी नहीं होगा, जियोमेट्रिक मीन नहीं होगा, यहाँ आ गया मीन, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, according to the Ricardian equivalence theorem, an increase in government debt financed tax cuts will। सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड है रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम, ये क्या होता है। इसको जाहिर सी बात है नाम इसमें डला हुआ है तो रिकार्डो ने इसको दिया था। तो ये कहते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि सरकार के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं रियल लाइफ में, जब हमारे यहाँ भी आप देख लीजिए, जब सरकार कुछ करती है, जाहिर सी बात है अपने किसी टारगेट को पूरा करने के लिए उसको एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, ठीक है। और उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए एक्चुअल में जो सरकार है वो क्या करती है, टैक्सेस से उससे पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है। जब टैक्सेस से एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो पाते हैं देन उस कंडीशन में वो क्या करती है, दूसरे कंट्री से उधार लेती हैं या बोरोइंग्स करती हैं, ठीक है। लेकिन रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम कहता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करती है किससे, बोरोइंग से। बोरोइंग्स मतलब उधारी से उसको पूरा करती है, ना कि टैक्स से, ठीक है। टैक्स का कोई रोल ही नहीं है इसमें, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, रिकार्डियन इक्विलिब्रियम थ्योरम कहता है कि गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर करती है उनको किससे पूरा करती है, उसका जो सोर्स है वो है बोरोइंग, ठीक है। वो टैक्सेस से इस एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं करती है, या हम कहें कि टैक्सेस जो सोर्स है वो बहुत लेस है बोरोइंग के कंपेरिजन में, ठीक है। जब वो टैक्सेस से नहीं करेगी, लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जब लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो उनके हाथ में जो लिक्विडिटी है वो क्या होगा,
वो इंक्रीज हो जाएगा, और लिक्विडिटी जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम, लोग उस पैसे को सेव करेंगे। जब लोग टैक्सेस नहीं देंगे या टैक्सेस कम हो जाएगा तो उनके हाथ में एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, और एक्स्ट्रा इनकम बचेगी तो वो उस पैसे को कंजप्शन ना करके वो उसको फ्यूचर के लिए उसको जो है सेव करते हैं। हो सकता है फ्यूचर में सरकार टैक्सेस को बढ़ा दे तो उस बढ़े हुए टैक्सेस को पूरा करेंगे वो किससे, अपनी इस सेविंग से। तो ये कहता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। इंक्रीज एग्रीगेट कंजप्शन ड्यू टू हायर डिस्पोजेबल इनकम। नो, देखो यहाँ पर इसमें दिया है कि जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, अपनी जो एग्रीगेट कंजप्शन है उसको बढ़ा देंगे। लेकिन नहीं, ये इसका गलत होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि कंजप्शन नहीं बढ़ता है, बल्कि वो जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बढ़ी है, उसको हम क्या करते हैं, सेविंग में डालते हैं, सेविंग करते हैं, ना कि कंज्यूम करते हैं। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट थ्रू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली लीड टू इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, नहीं क्योंकि देखो इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब डिमांड इंक्रीज होती है, और डिमांड कब इंक्रीज होगी, जब लोगों का जो कंजप्शन है, ठीक है, जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो टैक्स घटेगा या एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में जो लिक्विडिटी बढ़ेगी वो तो कंजप्शन करेंगे नहीं। ठीक है, कंजप्शन में वो पैसा नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, वो सेविंग में जाएगा। जब सेविंग में जाएगा तो कंजप्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंजप्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी, और जब डिमांड भी नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन किस लिए बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि ऑटोमेटिकली लीड टू इन्फ्लेशन इंक्रीज मनी सप्लाई, तो ये गलत होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। हैव नो इफेक्ट ऑन कंजप्शन एज रेशनल कंज्यूमर सेव द टैक्स कर टू पे फ्यूचर टैक्सेस। यस, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि इसका जो है कंजप्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और क्योंकि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है तो वो क्या करेगा कि घटी हुई जो टैक्स है उसको, उसके पैसे को वो क्या करेगा, सेव करेगा, और फ्यूचर टैक्सेस को पे करने के लिए क्या है, उसको सेविंग के फॉर्म में रखना पसंद करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू नाइट प्योर प्रॉफिट अकर्स ड्यू टू। ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इको से, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और वहाँ पर दिया है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसके थ्योरीज वाला एक चैप्टर है। तो वहाँ पर बहुत सारी थ्योरी हैं, जिसमें से एक थ्योरी है नाइट की थ्योरी। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किसको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को, तो वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जब जो अनसर्टेनिटी होती है, वो जो डिसीजन लेता है फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे में हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि फ्यूचर क्या है, हमारे लिए अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है। ठीक है, हो सकता है कुछ डिसीजन कुछ हद तक ठीक हों, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में अचानक से कुछ चीज़ें हो जाएं तो हमारे डिसीजन जो है वो काम ना करें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो उस अनसर्टेनिटी को सहन करने के बदले में उसको मिलता है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो प्रॉफिट मिलता है वो अनसर्टेनिटी की वजह से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मल रिस्क नहीं, वेजेस सेक्रीफाइस, रेंट, बी अनसर्टेनिटी बियरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है वो अनसर्टेनिटी को सहन करने के लिए उसको मिलता है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डेब्ट डिफ्लेशन स्पाइरल एज डिस्क्राइब्ड बाय इरविंग फिशर अकर्स व्हेन। देखो ये जो वर्ड है डेब्ट डिफ्लेशन स्पाइरल, देखो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि उस टाइम पीरियड में जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो इंडिया के लेवल पर हों, ठीक है, इंडिया के लेवल पर हों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेपर्स हुए हों, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का इकोनॉमिक्स का पेपर हो, तो आप उनको जितना ज़्यादा सॉल्व करें उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जितने भी आसपास किसी एक साल में, जैसे 2026 में जो भी पेपर हो रहे हैं, जैसे एमपी सेट का पेपर हुआ था अभी मार्च में, ठीक है,
EMRS PGT का पेपर हुआ था, UP PGT का पेपर है, एडवर्टाइज 51 का पेपर है। तो कहीं ना कहीं उस साल में जितने भी पेपर होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो घूम फिर कर उन पेपर्स में घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका जो दिसंबर 2026 का पेपर हुआ था, सॉरी 2025 का, वहां पर मैचिंग में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब देखिए फिर से ये जो है UP PGT के क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक सलाह दे रही हूँ कि उस साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, तो उन सबको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको आप कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस घूम फिर कर पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिसको इरविंग फिशर ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, तो इसका मतलब क्या है, ये कब होता है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, जब प्राइसेस कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में मैंने बताया था ये जो महंगाई आती है उससे किसको बेनिफिट होता है, किसको लॉस होता है। तो मैंने बताया था जो डेप्टर होता है, डेप्टर मतलब जो लोन लेने वाला है, उसको क्या होता है, बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। उसको लॉस सॉरी प्रॉफिट होता है। लेकिन जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब जो लोन देता है, ठीक है, ऋणदाता जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणदाता, उसको क्या होता है, लॉस होता है। अब आप कहोगे कि मैम इनको लॉस क्यों होता है, डेप्टर को बेनिफिट क्यों होता है, तो वो एक लंबी कहानी है, ठीक है। थ्योरी में मैंने क्लास में इसको पढ़ाया है, यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मेरा जो पर्पस है वो इसके थ्रू जो डेप्ट डिफ्लेशन स्पायरल है, जो डेप्ट या हम कहें जो डिफ्लेशन है उसको समझाना है। ये डिफ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन में डेप्टर को बेनिफिट होता है इस सिचुएशन से, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेशन से डेप्टर को क्या होता है, लॉस होता है। बिल्कुल अपोजिट चलेगा, यहाँ पर बेनिफिट होता है, इधर लॉस होगा। वहाँ पर क्रेडिटर को लॉस होता है, यहाँ पर क्रेडिटर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अब देखिए जो लोन लेने वाला है यहाँ पर बेनिफिट होता था, लेकिन जब डेप्ट डिफ्लेशन मतलब जो लोन लेगा, जो डेप्टर है उसको लॉस होता है। लॉस मतलब उसके ऊपर डेप्ट का जो बर्डन पड़ता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन, देखो एक चीज़ और, इन्फ्लेशन में प्राइसेस इंक्रीज होते हैं क्योंकि डिफ्लेशन उसका अपोजिट है, तो यहाँ पर प्राइसेस क्या होंगे, कंटिन्यूअस कम होंगे, ठीक है। और इसका डेप्टर के ऊपर लॉस होता है। लॉस मतलब जब वो चुकाएगा तो उस समय उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो उसके ऊपर जो रियल बर्डन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने इतना दिया है, अब इसके जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉलिंग प्राइसेस इंक्रीज रियल डेप्ट बर्डन लीडिंग टू फर्दर डिफ्लेशन। यस, देखो जब प्राइसेस कम होते हैं तो इससे डेप्टर के ऊपर क्या होता है, रियल बर्डन जो है डेप्ट का वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है, रियल बर्डन बढ़ जाएगा तो बढ़ी हुई जो उसके पास जो इनकम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को वो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। और पेमेंट करेगा यानी जो पैसा उसको कंज्यूम करना चाहिए था, डिमांड क्रिएट करनी चाहिए थी, वो डिमांड क्रिएट ना हो करके वो पैसा कहाँ चला जाता है, लीकेज में चला जाता है। लीकेज मतलब डेब्ट में चला जाता है, लोन देने में चला जाता है। और जब वो पैसा लोन में चला जाएगा तो वो डिमांड नहीं कर पाएगा, और डिमांड नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो फिर से इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइसेस और कम होंगे। प्राइसेस और कम होंगे तो डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जाहिर सी बात है इसका पहला ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट रिड्यूसेस मनी सप्लाई टू कंट्रोल डेप्ट, नो, ठीक है। एक्सपोर्ट इसमें नहीं आएगा, एक्सपोर्ट का कोई रिलेशन ही नहीं है। इन्फ्लेशन रिड्यूस्ड रियल डेप्ट बर्डन, नो। इन्फ्लेशन से जो है रियल डेप्ट बर्डन डेप्टर का कम होता है, इसमें सॉरी बढ़ता है, तो ये गलत है, ठीक है। इन्फ्लेशन नहीं, इसमें डिफ्लेशन की हम बात करेंगे। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द जे कर्व इफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट सजेस्ट दैट। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आता है जे कर्व इफेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे। ये किसने दिया था,
ये दिया था मार्शल एजवर्थ ने, मार्शल एजवर्थ ने दिया था। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कोई भी जो कंट्री होता है जब वो डेवलपमेंट करता है तो अपने विकास की शुरुआती अवस्था में वो क्या होता है, डेवलपिंग होता है, या हम कहें अंडर डेवलप्ड होता है। और जब वो अंडर डेवलप्ड होता है और डेवलपमेंट करना चाहता है तो शुरुआत में क्या होते हैं, उसके जो एक्सपोर्ट होते हैं, और इंपोर्ट की हम बात करें तो पहले उसके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं। इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब है डेवलपमेंट करने के लिए वो विदेशों से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मंगाएगा, रॉ मटेरियल्स मंगाएगा, टेक्नोलॉजी को आया इंपोर्ट करेगा इंडिया में, मतलब देश में, जिससे देश में प्रोडक्शन, इनोवेशन, सारी चीज़ें क्या हो, बढ़े। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी शुरुआत में होती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस इतने हाई नहीं हो पाती हैं जितने कि वो भारी भरकम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन मंगाता है उसके प्राइसेस हाई होते हैं, तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो BOP होता है वो डेफिसिट में होता है शुरुआत में। ठीक है, डेफिसिट में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मशीनें आने लगती हैं, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, इंडस्ट्री जो है लगने लगती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर इनकम बढ़ती है, डिमांड बूस्ट होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जब सारी ज़रूरतें पूरी होने लग जाती हैं और हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपने देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगते हैं, और एक टाइम के बाद हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम होने लगता है। तो वहाँ पर उस स्टेज के बाद में हमारा जो BOP है वो क्या होता है, इम्प्रूव होने लगता है। इम्प्रूव मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और इंपोर्ट कम होने लगता है। इसी चीज़ को मार्शल एजवर्थ ने ग्राफ के थ्रू शो किया था, ऐसे करके। ठीक है, पहले BOP क्या होगा, BOP फॉल करेगा, ठीक है, वो डेफिसिट में जाएगा, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद में फिर BOP इम्प्रूव करता है। तो इसी को, क्योंकि ये कुछ जे टाइप का है, इसी को इसको नाम दिया गया था जे कर्व। ठीक है, जे कर्व इफेक्ट। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को समझ में आया। अब इसके जो ऑप्शंस है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। डिवैल्यूएशन इमीडिएटली इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंसेस, नो, इमीडिएटली मतलब तुरंत उसको नहीं करता है, उसमें टाइम लगता है, पहले वो फॉल करता है, देन एक टाइम के बाद में तब वो इम्प्रूव करता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। एक्सचेंज रेट चेंजेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड फ्लो, नो। ट्रेड बैलेंसेस इनिशियली वर्सन्स बिफोर इम्प्रूविंग आफ्टर डिवैल्यूएशन। देखो यहाँ पर ये दिया है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, शुरू में क्या होता है, वो खराब होते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद में बिफोर इम्प्रूविंग मतलब इम्प्रूव होने से पहले वो खराब होते हैं, देन उसके बाद में ये क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो इसका जो C ऑप्शन है वो इसका ठीक होगा। चौथा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इम्पोर्ट प्राइसेस एडजस्ट, नो, ये वाला नहीं होगा। तो 34 का जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर 35, in the Harrod-Domer model the warranted rate of growth is achieved when। अब ये हैरोड-डॉमर मॉडल से लिया है, ये दो पर्सन थे, हैरोड अलग थे, डॉमर अलग थे, लेकिन इनके जो समरी थे, इनके जो विचार थे वो एक जैसे थे, इसलिए दोनों की थ्योरी को मिलाकर बना दिया गया हैरोड-डॉमर मॉडल। अब यहाँ पर एक ग्रोथ रेट आती है जिसको हम कहते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, हैरोड-डॉमर मॉडल HD मॉडल जो है वो 3 तरह की ग्रोथ की बात करता है, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, ठीक है, या इसको हम डिजायर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, और नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, और कोई भी इकोनॉमी स्टेडी स्टेट में कब होती है, जब ये तीनों ग्रोथ आपस में एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है इसके बारे में, ये जो ग्रोथ होती है ये वो ग्रोथ होती है जिसमें सारे जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं या हम कहें जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस ग्रोथ से सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फाइड मतलब वो इस ग्रोथ से संतुष्ट होते हैं, उनकी वो जिस ग्रोथ रेट से जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उस रफ्तार से जो है ये ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर इस ग्रोथ में जो इन्वेस्टर्स को जितना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक डिज़ायर्ड लेवल होता है कि इतना इन्वेस्टमेंट उनको करना है, जब उस लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो उस लेवल से सेटिस्फाइड होते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है, ये पैसा कहाँ से आएगा, इस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए ये पैसा आएगा सेविंग से। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है उसी के बराबर सेविंग होनी चाहिए, तो तभी जो हैरोड-डॉमर मॉडल है वो इस ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, सेविंग ज़्यादा होती है, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते सेविंग, ये कंडीशन कम पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी सेविंग हो रही है, जब सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, उस स्थिति में इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल्स द नेचुरल ग्रोथ रेट, नो, ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज मिनिमाइज्ड, नो, इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट इनडेफिनेटली, ये डेफिनेटली ये थोड़ा इसकी वजह से गलत है। सेविंग्स आर एग्जैक्टली एब्जॉर्ब बाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, यस, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो जितना इन्वेस्टमेंट के लिए जो ज़रूरत है वो सेविंग जो है एग्जैक्टली उसके बराबर होती है, या उतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सेविंग से मिल जाता है। तो इस 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल टैरिफ थ्योरी, a large country can improve its welfare by imposing tariff because, अब देखो ऑप्टिमल टैरिफ थ्योरी क्या होता है। ऑप्टिमल टैरिफ वो होता है जहाँ पर वो अपनी बीओपी को मैक्सिमम कर सकता है, उसको मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दिया है कि एक कोई लार्ज कंट्री है, जब वो अपने ट्रेड के ऊपर जो है टैरिफ लगाता है तो उससे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, एक होता है कि जब कोई लार्ज कंट्री टैरिफ लगाता है और या फिर दूसरी कंडीशन है कोई छोटा कंट्री टैरिफ लगाता है। लार्ज कंट्री वो कंट्री होता है जो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है और बहुत सारी कंट्रीज़ की डिमांड को पूरा करता है। ठीक है, स्मॉल कंट्री वो होता है जहाँ पर रिसोर्सेज इतने होते हैं, प्रोडक्शन इतना होता है कि वो अपने देश के लोगों को ही भरपाई कर पाता है। ठीक है, वो मतलब उसकी जो पोजीशन होती है वो इतनी छोटी होती है कि अगर वो ट्रेड के ऊपर कोई भी टैरिफ लगाता है तो उसका दूसरे देशों के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज कंट्री कोई टैरिफ लगाता है तो उसका बड़े लेवल पर जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। टैरिफ ऑलवेज इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सरप्लस, नो, ये गलत है। इसमें दिया टैरिफ जो है वो हमेशा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनकी सरप्लस को बढ़ाता है, नहीं। प्रोटेक्शन ऑलवेज लीड्स टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, नो, ये ऑलवेज, ये जो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करते हैं। तो हमेशा इन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। द कंट्री कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड प्राइसेस एंड इम्प्रूव इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, यस, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि जब बड़ी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर जब टैरिफ लगाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देश उससे जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे देश जुड़े हुए होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब वो टैरिफ लगाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को भी वो प्रभावित करेगा और उस देश के अंदर का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है या बीओपी है वो इम्प्रूव वो कर सकता है अपने हिसाब से। वो इम्पोर्ट जो उस देश में होता है, अपने देश में जो मंगाता है प्रोडक्शन, उस पर टैरिफ लगा देगा तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो उसके जो इम्पोर्ट होंगे कीमत बढ़ जाने की वजह से लोग उसके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसकी डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इम्पोर्ट क्या होगा उस देश का, वो कम हो जाएगा और इम्पोर्ट कम हो जाएगा एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में, तो उसका जो बीओपी है वो इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सी होगा। फोर्थ ऑप्शन भी है, टैरिफ जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू विदाउट डिस्टोर्शन, नो, क्योंकि टैरिफ जब हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक नुकसान भी होता है। नुकसान मतलब उससे कुछ इनकम ऐसी होती है जो डेड वेट लॉस में जाती हैं। ठीक है, तो डिस्टोर्शन विदाउट, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 36 के बाद में 37, 38, चलो ये वाला जो है 41 था, 41, इसको, ये पेज बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, ये मैं नोट कर लेती हूँ, ये एक मिनट, ये 36, 37, एक मिनट, 37 से है, 37 से लेकर के 41 तक के क्वेश्चन, ये पेज अच्छे से नहीं आया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा वहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर लूँगी, 37 से लेकर के 41। तो 41 के बाद का जो क्वेश्चन है 42, वहाँ से मैं शुरू करती हूँ और ये मैंने नोट कर लिया, इसको नेक्स्ट उसमें इसके जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं इन क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 42,
इसमें दिया है द ट्रिफिन डायलेमा इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी रेफर्स टू, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रिफिन डायलेमा, ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ट्रिफिन डिलेमा, इसको ट्रिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ट्रिफिन पैराडॉक्स। और ये दिया किसने था? ये सबसे पहले दिया था बेल्जियम अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट ट्रिफिन, रॉबर्ट ट्रिफिन, ठीक है। कब दिया था? 1960s के डिकेड में। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ये कहते हैं कि जब कोई किसी कंट्री की करेंसी, जैसे हम इंडिया की बात करें, और इंडिया में क्या चलता है? रुपी चलता है। जब रुपी जो है इंटरनेशनल लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जब वो रिजर्व मनी के रूप में काम करती हैं, रिजर्व मनी के रूप में काम करती हैं, तब ट्रिफिन पैराडॉक्स क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? इंटरनेशनल लेवल पर जब वो रिजर्व मनी के रूप में काम करता है तो लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए उस मनी की जो सप्लाई है उसको हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक जो कंट्री है उसमें सप्लाई बढ़ने से, उसकी लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा? वो डेफिसिट में आने लगता है, ठीक है। ये जो पैराडॉक्स है कि एक तरफ वो जो पैसा है, जैसे अभी फ़िलहाल जैसे डॉलर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिजर्व मनी के रूप में काम करता है। रिजर्व मनी मतलब ट्रेड करने के लिए लोग जब डॉलर में डिमांड करते हैं तो उस डॉलर को पूरा करने के लिए वहाँ से पैसा जो है वो डॉलर जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर क्योंकि डिमांड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमें रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर रिजर्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे उस देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिजर्व मनी को बढ़ा रहे हैं एक उसके बेनिफिट के लिए, कि दूसरी तरफ क्या होता है कि उस देश में उसका नुकसान होता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम ट्रिफिन पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। वो जो लिक्विडिटी सप्लाई बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है मनी की, तो उसकी वजह से एक विरोधाभास क्रिएट होता है जिसको हम ट्रिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, नो, ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं करता, ये जो करेंसी है उसकी लिक्विडिटी और इंटरनेशनल जो देश है, डोमेस्टिक कंट्री, उनके बीच के प्रॉब्लम की बात करता है। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड लिक्विडिटी इन रिजर्व मनी, रिजर्व करेंसी, यस, इसका ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। बाकी के जो 2 ऑप्शन है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एजमेट्रिक एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट परमानेंटली, नो। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, Keynes absolute income hypothesis suggests that the average propensity to consume. सबसे पहले Keynes के absolute income hypothesis क्या है? एक मिनट, hypothesis ये कहते हैं कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये हमारी करंट इनकम पर डिपेंड करता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने दिया है एपीसी, एमपीएस, ये क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी है, एमपीएस पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन में एपीसी जो होता है वो एमपीसी से बड़ा होता है, लेकिन लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन में धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो ये जब बड़ा होता है शॉर्ट रन में, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। और जब कम होता जाता है तो लॉन्ग रन में एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर एमपीसी जो है वो एपीसी एमपीसी के बराबर होता है। लेकिन इसमें दिया है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, ठीक है, कम होने लगेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शन। रिमेन्स कांस्टेंट एज इनकम इंक्रीजेस, नो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी क्या करता है, फॉल होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इज ऑलवेज इक्वल टू द एमपीसी, हमेशा एमपीसी के बराबर होता है, नहीं, पहले क्या होता है वो शॉर्ट रन में ग्रेटर देन होता है, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे एपीसी कम होगा इनकम बढ़ने के साथ साथ, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर एपीसी एमपीसी के बराबर हो जाता है। तो इसमें दिया है कि ऑलवेज उसके बराबर होता है, नो, इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, ये ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमपीएस, ठीक है, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है हमारा जो है
कंजप्शन भी बढ़ेगा और क्या है, सेविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो कंजप्शन होता है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितनी तेज़ी से उसकी सेविंग बढ़ती है। तो इसमें दिया है कि डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, बढ़ता है लेकिन ये स्लो स्लो बढ़ता है, ठीक है। इसका ये ठीक है। इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, नो, ये फॉल होता है, ये गलत है। तो 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, द लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व इज जनरली कंसिडर टू। ये फ्लिप्स कर्व क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग रन को छोड़ दीजिए, फ्लिप्स कर्व, इसको फिलिप्स ने दिया था शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन के लिए, और इसमें बताया था कि जो फ्लिप्स कर्व होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, ठीक है। और ये कब लागू होता है, शॉर्ट रन में लागू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में बहुत सारे, जैसे कि फ्रीडमैन हैं, सैमुअल्सन हैं, कीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे कई इकोनॉमिस्ट थे जो कहते हैं कि लॉन्ग रन में इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाता है। टूट मतलब लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व होता है वो वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल मतलब इन्फ्लेशन कितना भी घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सेम रहता है, यानी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पाता है लॉन्ग रन में। तो इसीलिए लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है, वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ऐसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ये ऐसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा।